बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। तालीम किसी भी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करती है। पाकिस्तान में पहले ही तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तियारी पे सवाल उठाना एक ऐसा मसला है जिसको एड्रेस किया जाना जरूरी है। रिसेंट इस वक्त जो इत्तलात हैं उसमें तकरीबन सिंध में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती पे सवाल उठाया जा रहा है। 17 यूनिवर्सिटी 17 जामियात ऐसी हैं कि जिसमें तदरीसी अमल जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। वजूहात यूं है जनाब, क्योंकि वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को इन तमाम चीज़ों से दूर रखा जाए। इसमें कितनी हकीकत कितना फसाना, बाज़ औक़ात चीज़ों को ठीक करने के लिए भी लोगों को सामने लाया जाता है ताकि सिस्टम बेहतर हो सके। ये सिर्फ सिस्टम बेहतर करने के लिए किया जा रहा है या मजीद तालीम को ख़राब करने पर जो बात कर रहे हैं कि तालीम को मजीद खराबी की तरफ लाया जाएगा, ये मामला है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद अस्करी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है हाफिज शहरियार खान साहब ने, आपका ताल्लुक MKM से। इस प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। और मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन अली, अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची हैं आप, और इसके अलावा जामिया कराची से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान माहिर तालीम मुझे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं मोहम्मद अस्करी साहब। अस्करी साहब, क्या समझते हैं कि जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती वाकई ही सवाल है या बेहतरी के लिए तमाम काम किया जा रहा है? मेरा ख्याल है बेहतरी के लिए तो नहीं किया जा रहा, ये नवाजने के लिए किया जा रहा है। अगर ये ब्यूरोक्रेट इतने बेहतर होते तो हमें सिंध में बेहतरी नज़र आती, हमें सड़कों में बेहतरी नज़र आती, हमें ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में बेहतरी नज़र आती, हमें रेलवे में बेहतरी नज़र आती, हमें बिजली में नज़र आती, हमें हर चीज़ों में बेहतरी नज़र आती। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ग्रेजुएट होने के बाद CSS का इम्तहान देकर लगते हैं, जबकि ये जो असातिज़ा होते हैं ये इनमें से बेशतर जो वाइस चांसलर रखते हैं, बल्कि अक्सरियत इनकी PhD होती है, आला तालीमी याफ्ता होते हैं, हत्ता के बाहर से पोस्ट डॉक भी किया होता है। अब इनको ब्यूरोक्रेसी से मिलाना मेरी तो समझ से बाहर है। अब बात यह है कि हुकूमत जो है वो एक बिल लेकर आ रही है, वो चाहती है कि इन असातिज़ा की जगह ब्यूरोक्रेट लगा दिया जाए। अब ब्यूरोक्रेट जब वाइस चांसलर लगेगा तो मुझे ये समझ में नहीं आया उसकी क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन के बराबर होगी। यूके में इसलिए कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने अब 16 साल की तालीम को ग्रेजुएशन के बराबर करार देता है। यूके BS अब 16 साल का होता है और वो ग्रेजुएशन के बराबर है। तो BA BSc BCom आपको पता है ख़त्म हो चुका है, और पहले BA BSc BCom के बाद आप CSS कर सकते थे। तो आप उन लोगों को क्यों तैनात करना चाह रहे हैं जो PhD भी नहीं है, जिनका कोई तजर्बा भी नहीं है टीचिंग का? साहब, यहाँ एक सवाल, चूँकि मेरा बाकायदा बराह रास्त ताल्लुक तालीमी निज़ाम से रहा, ये अगर मैं सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करूं, बड़ी जामा है और इस्लामाबाद और फिर कराची और तमाम चीज़ें वहाँ पे हैं, और मुनासिब पैसों में जो है वो तालीम दी जा रही है, इसलिए बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पे भी आप देखें तो करप्शन, वहाँ पे आप देखें तो वहाँ जो वाइस चांसलर की तैनाती का मसला वो भी चलता आ रहा है। सिर्फ मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये मसाइल हैं जिसको काबू करने के लिए ये इकदाम लिया गया है? देखें, उर्दू यूनिवर्सिटी एक तो फेडरल यूनिवर्सिटी है और दूसरी उसका एक्ट जो है वो जुदा है। वो मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, उसकी सेनेट इंतहाई ताकतवर है, और वहाँ जो है जो सिंडिकेट है वो बराए नाम है। वहाँ कोई प्रो चांसलर इस तरह नहीं है, वो डायरेक्ट सदर अपॉइंट करते हैं। उनकी सारा सिस्टम बड़ा पेचीदा है। चूँकि वो मॉडल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस चल नहीं पाया, फ्लॉप हो गया, उसको जदीद एक्ट के मुताबिक लाना ज़रूरी है, जिस तरह के और फेडरल यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब देखें, वहाँ तो ये सूरत हाल है कि एक्टिंग वाइस चांसलर भी मुकर्रर करने के लिए सेनेट का इजलास बुलाना पड़ेगा, और दीगर जामियात में ये सिलसिला नहीं होता है। वहाँ जैसी खाली होती है एक्टिंग VC मुकर्रर कर दिया जाता है या इश्तहार देके वाइस चांसलर इजलास बुला लिया जाता है। यहाँ पहले मामला सेनेट में जाता है, फिर जाके वो नाम सदर को जाते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, सेनेट बुलाना भी एक मसला होती है, उसके
ताकि इनका तकर्रुर करना ही मसला होता है। तो ये उर्दू यूनिवर्सिटी के बहुत गंभीर मसाइल है, उनको आप आम यूनिवर्सिटियों से, सिंध की यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं शेरा साहब, आपसे आपकी तरफ आती हूँ। अगर हम उर्दू यूनिवर्सिटी तो चलें, फेडरल का मामला हो गया, हम सिंध की यूनिवर्सिटीज पे बात करें। मेरा सिंध यूनिवर्सिटी भी जाना हुआ, और जब हम जामा कराची को और सिंध की यूनिवर्सिटीज को और दूसरी यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, तालीमी मयार अपनी जगह है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंतजामी अमूर सवालिया निशान जरूर हैं। क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी में देखें तो उसमें फीसें जो ली जाती हैं, फीस का मयार कम है। कराची की यूनिवर्सिटीज को भी देखें, फीस का मयार ज़्यादा है। ये भी बहुत सारे मसाइल हैं कि लगता है कि होते होते हम इसको अगर कहें कि हम तनकीद का निशाना नहीं भी बनाते, तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि निज़ाम ठीक होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती निज़ाम ठीक कर सकती है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये ब्यूरोक्रेट जो जितने भी बिल में जो इन्होंने पेश किया है, जो अभी उसमें गया है इनकी कमेटी में, तो उसमें ये मेंशन है कि पीएचडी होना चाहिए ब्यूरोक्रेट। पहली तो एक ये बात कि वो, ताकि वो लेवल जो है प्रोफेसर का वो बराबर हो सके, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। प्रोफेसर के लेवल पे उनकी पब्लिकेशंस होती हैं, उनके रिसर्च उनकी रिसर्च होती है, फिर ये जो तहकीकी मकाला है इनका बड़ा वसी होता है, तो वो उसका मवाजना जो है ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे सामने ब्यूरोक्रेट्स की एग्जांपल हैं, जैसे हमारा कराची का वाटर बोर्ड है, तो ये भी एक ब्यूरोक्रेट चला रहा है ना। तो अगर किसी जामिया को या जामियात को खराब करना है, तो फिर तो ब्यूरोक्रेसी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर सिस्टम ठीक करने की बात हो रही है, तो ये मैं ये समझता हूँ, या हम ये समझते हैं पार्टी बीइंग एमकेएम, कि ये नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। ठीक है, और नुकसान ऑलरेडी कराची की सतह पे तो बहुत ज्यादा। अच्छा, कराची, अच्छा ये जो मसला है जो ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का, तो ये सिर्फ कराची नहीं ना, पूरी ओवरऑल सिंध का मसला हो रहा है, कराची को बहुत मुतासिर करता है। तो ये, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई, अभी आपने सवाल किया कि भाई इंतजामी मसाइल, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जामिया कराची जो है बनिस्बत दीगर अंदरून सिंध की जामियात से बहुत बेहतर है। सर बेहतर, आई एम सॉरी टू से, मैं बात काट रही हूँ, कता कलामी के माजरत, लेकिन शायद ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जामिया कराची बाज़ औक़ात एचईसी की बातों को भी नहीं मानती है। शायद यही वजह है कि उनके मामलात बहुत अलग चल रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी तक है नहीं। हमारे जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, तो इनके दौर में जो अभी तक रैंकिंग जो है, इंटरनेशनल रैंकिंग, अगर 1500 पे थी तो वो 1000 पर आ गई। वो बिल्कुल है, लेकिन अच्छा, शायद मैं अभी बताने लगा ये है कि वो उनकी डिक्टेशन को ही नहीं मान रहे, कि बाज़ औक़ात ऐसे डिक्टेशंस आ जाते हैं, पीएचडी के मकाले हो गए और बहुत सारी। किसकी डिक्टेशन? एचईसी की। नहीं, एचईसी, देखें, इख्तिलाफ राय तो हुस्न है ना, इख्तिलाफ राय हो सकता है, ये इंडिविजुअल का इख्तिलाफ हो सकता है ना। इज्तमाई तौर पे तो अभी तक हमारे पास तो ऐसी इतलात नहीं है कि इज्तमाई या एचईसी की तरफ से हो या हमारे इदारे ये जामियात की तरफ से कोई ऐसी इज्तमाई कोशिश की गई हो जिससे दोनों एक प्लेटफॉर्म पे ना आ रहे हो, ऐसा हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं कराची में, उनके इंतजामी मामलात बहुत बेहतर हैं कदरे अंदरून सिंध की जामियात से। तो ये एक जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जी सिस्टम को जो है नवाजने की कोशिश, तो सिस्टम बनाने की कोशिश, हम ये समझ रहे हैं सिस्टम बनाया जा रहा है। जो और दीगर इदारों में सिस्टम्स हैं, तो इसी तरह ये एक तालीम को भी जो है बिजनेस के तौर पे लेकर, ताकि ये अपने लोग, जैसे कराची में चाहे वो कोई भी इदारा हो, उठा के देख लें, तो हमारे माशाल्लाह से दीगर बाहर के लोग जो है, मेरा सवाल यही था आपसे कि वो लोग आके फिर यहाँ पे जो है, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि अगर अंदरून सिंध की जामियात और तालीमी इदारे, अभी तो हम सिर्फ जामियात पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर तालीमी इदारों का निज़ाम इतना ही बुरा है, तो अंदरून सिंध से इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्यों आते हैं? क्यों एमडी गेट का एग्जाम जो है वो अंदरून सिंध से ज्यादा पास कर लिया जाता है? वो कराची के बच्चा कुछ नहीं किया करता, अगर इतना ही निज़ाम जो है हमारा मजबूत नहीं है तो। बहरहाल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहेंगे, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और चलते हैं अस्करी साहब के साथ। अस्करी साहब, जो मेरे ब्रेक से पहले मुद्दा छोड़ा था
फिर क्यों है ऐसा कि हम तालीमी निज़ाम को इतने चैलेंज करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अंदरूनी सिंध की जो है जामियात में बड़ा बुरा निज़ाम है। अच्छा, मैंने पर्सनली तालीम के हवाले से अलग मेरे पॉइंट है, वो मैं अलग बात करूंगी, लेकिन क्यों फिर कराची का बच्चा आगे नहीं पहुंचता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं इनके पास से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। अंदरून सिंध भी तालीमी इदारे अच्छे मौजूद है। IBA सक्कर की मिसाल है, अच्छा है, लेकिन उससे फंड बहुत मिलता है। जाहिर है जहाँ फंड ज़्यादा होगा तो उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी। मिसाल के तौर पे आप IBA कराची की मिसाल ले लें, IBA की ले लें, हाँ, और लम्स की उसकी मिसाल ले लें, तो जाहिर है जहाँ ज़्यादा आपको फंड्स देंगे तो ज़्यादा तनख्वाहें मिलेंगी, टीचर्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, हमारे सामने आप हबीब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, देखते देखते चंद सालों में उसने इतना मुकाम बना लिया है कि वो IBA और लम्स लाहौर के मुकाबले में आकर खड़ी हो गई है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी। तो जाहिर है आप अगर फंडिंग करेंगे तो जाहिर चीज़ें उससे बेहतर होंगी, ऐसा नहीं है। और बदकिस्मती से मसला ये है कि जो तालीम है वो हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। अब आप ये भी देख लें कि इधर ब्यूरोक्रेट तो बजट तो अच्छा खासा है हमारे पास इनके पास तालीम का। सर, तालीम का अच्छा खासा बजट है, लेकिन वो इतना बजट तो नहीं है। आप सारी यूनिवर्सिटियां इस वक्त खसारे में चल रही है। आप देख लेना जितना बुरा हाल है। आपने अभी बात की कि कराची यूनिवर्सिटी की फीसें ज़्यादा हैं, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी को तो सिंडिकेट ने इजाज़त दी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा इम्तियाज़ है कि मैंने कहा IBA सक्कर कोई फंड ज़्यादा हैं। अब अच्छा, हाँ, कराची के ज़ाहिर है फंड्स इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो ग्रांट कम कर दी है, लेकिन मैं यहाँ सिंध हुकूमत की इसलिए तायद करूँगा कि अच्छी बात है कि उन्होंने हायर एजुकेशन को फंडिंग दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं की है। और इनको फंडिंग की ज़रूरत है। इस वक्त भी आप देखें कि खसारे में जामियात चल रही हैं और खसारे के लिए रो रही हैं, इसीलिए फीसों में उन्हें इजाफा करना पड़ता है। वरना तो तालीम तो मेरे ख्याल है फ्री होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए, नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान मेरे ख्याल है वाहिद मुल्क है जिसमें कम से कम जामियात की सतह पे जो तालीम दी जा रही है, हमें बहुत लगता है कि हम बहुत पैसे दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले में कम है फिर भी यहाँ की फीसें जो है वहाँ के मुकाबले में। लेकिन मैं आपकी बात डिनाइल करता हूँ, आप बिल्कुल सही बात करिए, लेकिन दुनिया में ये देखें, आप यूरोप की मिसाल ले लें, वहाँ स्कूल एजुकेशन जो है, ये स्कूल एजुकेशन वहाँ बिल्कुल फ्री है। यहाँ उल्टा है। आप कराची की, अगर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की मिसाल ले लें, 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है। यहाँ 90% बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस 2000 से लेकर 30,000 और 50,000 तक है। तो वो फीसें जो हैं वो अपनी जेब से दे रहे हैं। ये तो रियासत की जिम्मेदारी थी ना कि स्कूल एजुकेशन म्यारी फराहम करती, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन सूरत हाल इसकी बरक्स है। आप देखें कौन सा ऐसा MP है, MNA या सरकारी अफसर है जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि 2 महीने की फीसें भी साथ देनी पड़ती हैं, जो एक और अजाब है। और जून जुलाई की फीस भी, हम स्कूल सिस्टम बिल्कुल एक डिफरेंट है सिनेरियो। और जामियात की अगर मैं बात करूँ तो वो हायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पे निस्बतन दूसरे ममालिक के लिहाज से कम पैसों में। सर, एक और सवाल जिसके हवाले से आपको काफी इत्तला भी है, ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये क्या है? क्या कोई डिमांड्स रखी गई हैं? जो असताज़ा की तंजीमें हैं उन्होंने कोई डिमांड रखी है, आपको लगता है कि उसको परसू कर लिया जाएगा? क्या सिलसिला है इसका? देखें, फवासा ने इससे पहले भी हड़ताल की थी। एक दफ़ा इन्होंने कोशिश की थी कि रजिस्ट्रार कंट्रोल एग्जामिनेशन वो वज़ीर आला सिंध अपॉइंट करेंगे, लेकिन जब इन्होंने ये बिल पास कर लिया था तो वो असाज़ा ने एहतजाज शुरू कर दिया था, और आज से 10-12 साल कबल वज़ीर आला हाउस का घेराव किया था। सिंध भर के असाज़ा बसें लेकर वहाँ वज़ीर आला हाउस पहुँच गए थे और उन्होंने एहतजाज किया था, जिसके बाद हुकूमत ने ये फैसला वापस ले लिया। अब फिर ये सोच रहे हैं कि हम ये एहतजाज इतना रखें कि सिंध असम्बली के बाद भी जाकर मुजाहरा करें, वज़ीर आला हाउस का भी घेराव करेंगे। ऐलान कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्यों ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, क्यों जो है नॉन PhD को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत है? इस वक्त भी आप देखें सिंध की 7 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ गुज़श्ता 2 से
2.5 साल के दरमियान वाइस चांसलर ही मौजूद नहीं है, पूरा सिस्टम एडाकिज्म का शिकार है। लॉ यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, दावा करते हैं कि भाई सिंध में मुल्क की पहली लॉ यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन उसका हाल देखें, वहाँ 2 साल से वाइस चांसलर ही नहीं है, मुस्तकिल वाइस चांसलर। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सतह पर लॉ यूनिवर्सिटीज वो काम नहीं कर रही हैं जो उनको करना चाहिए। हाँ, कराची में बहुत सी ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज भी, और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो मयारी तालीम दे रही है। अफसोस इस बात का है, क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इस तरह से आगे आना पड़ता है। जाहिर सी बात है कोई तो वैक्यूम उसका क्लियर करेगा। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन अली साहब, आपका ताल्लुक अंजुमन असतिज़ा जामिया कराची से। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आवाज कुछ मुझे कम आ रही है, ठीक है? जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन अली साहब, ये जो सिलसिला है कि 17 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में जो तदरीसी अमल है वो मुअत्तल कर दिया गया है, क्या सिलसिला है ये ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के हवाले से, क्या खदशात हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आपको बाकी लोगों ने बताया कि पहले ब्यूरोक्रेट जो है स्कूलों में भी की जो तालीम है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, कॉलेजेस की तालीम भी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। क्या उन्होंने उनको बेहतर बना लिया है? क्या उस शोबे में एक्सेल उन्होंने कर लिया है जो वो जामियात के अंदर आना चाहते हैं? देखिए, जामियात जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एकेडमिक लीडरशिप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जामियात जो है के जो वाइस चांसलर होते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से रिसर्च के हवाले से कोलैबोरेट करते हैं। हमारे जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी या सीएम वजीर आला जो है हमारे मुराद अली शाह साहब, ये खुद हाईली क्वालिफाइड है। इनसे पूछें कि क्या कोई भी पूरी दुनिया के अंदर 1 या 2 ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वाइस चांसलर की, किसी यूनिवर्सिटी की जहाँ पे वाइस चांसलर जो है कोई ब्यूरोक्रेट्स हो? तो ये क्यों ब्यूरोक्रेट्स को जो है जामियात में लाना चाह रहे हैं? सर, हाईली क्वालिफाइड तो है, लेकिन ये दुख जो है वो सिर्फ पीएचडी समझ सकता है कि वो दूसरा पीएचडी उसको समझे कि कौन फला सीट पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। कितनी तायद करेंगे इस बात की कि कोई सिस्टम में मौजूद हो और खुद पीएचडी हो, तभी तालीमी निजाम को बेहतर समझेगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जिस तरीके से कोई भी प्रोफेसर आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल या कोर कमांडर नहीं बन सकता, उसके लिए आर्मी की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जो शख्स आर्मी के अंदर रहता है, आर्मी की जो लीडरशिप है वो आर्मी से ही निकलती है। इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, वही लोग होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी से होते हैं। कोई भी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस उस्ताद ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन सकता है। इसी तरीके से जामियात को चलाने के लिए जामियात से वाबस्ता लोग ही जामियात की सही समझ सकते हैं, वही जामियात को जो है आगे चला सकते हैं। अदरवाइज जामियात का भी वही हाल हो जाएगा जो कि सरकारी स्कूलों का होगा। सरकारी स्कूलों में आपको सब मालूम है, सिंध के सरकारी स्कूलों में कोई भी साहिब अकल शख्स अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, हर कोई प्राइवेट स्कूल को तरफ मूव करता है। ये चाहते हैं कि जामियात का भी हाल वैसा ही हो जाए कि लोग जामियात में भी अपने बच्चों को ना भेजें, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की तरफ रुजू करें। और आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर की जो फीसिस है कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है गरीब जो है पढ़ने से महरूम हो जाएगा। और वैसे ही पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है, ये चाहते हैं वो भी उनसे छीन लिया जाए। पॉइंट है, और मैं कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो अपनी फीस पे नहीं कर सकते, इस वजह से आला तालीम की दौड़ में वो पीछे हैं। आपकी तरफ आते हैं एक सियासतदान के तौर पे शहरियार साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब 18वीं तरमीम हो चुकी है, तमाम सूबों के पास मिनिस्ट्री मौजूद है, एचएससी इस वक्त मुखालफत कर रहा है। पहले तो एचएससी पे सवाल है कि एचएससी क्या काम कर रहा है, एचएससी ने भी मुखालफत की है। कितना रोल है एचएससी का यहाँ पे? अगर फेडरल की सतह पे बात करें, क्यों, क्या सिंध ये डिसीजन ले सकता है? हम क्यों इतनी मिनिस्ट्री बना के भी फैसले नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों का इख्तियार जो है वजीर आला के पास आ गया। अब जैसे जो चांसलर का इख्तियार है वो वजीर आला के पास है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो अब उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका किरदार जो है वो महदूद हो गया है सिर्फ कॉलेजेस तक और स्कूल्स तक, वो भी महदूद हो गया जी। वो भी जो है जामियात के मामला हमने रखे क्यों है? अब ये तो जो है ये जो 16-17 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं उनसे सवाल किया जाए ना। मेरे लिए हैरत की बात है, इस्लामाबाद गई तो वहां पे एक मिनिस्ट्री बन रही थी, मैंने कहा क्यों ये मिनिस्ट्री कम करने की बात कर रहे हैं। और मैं ये बताती चलूं कि एक मिनिस्ट्री नहीं बनती, उसका फिर लैंड होता है, उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, स्टाफ होता है। तो फिर कॉलेज में तो सिर्फ हमने 12वीं तालीम तक रख दिया है, उसके बाद तो हमने एचएससी के रूल भी हमारे बदल गए। हम क्यों कर रहे हैं मिनिस्ट्री को रख के, क्या कर रहे हैं? बस ये पूरा एक सिस्टम है इनका
कि किसी तरह जो है इस सूबे को, इस शहर को बर्बाद किया जाए। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो हमारी ये कभी इंटर बोर्ड में मसाइल शुरू हो जाते हैं, कभी मैट्रिक बोर्ड के मसाइल आ जाते हैं, कभी जामियात में एडहॉकिज्म आ जाता है, कभी जो है ये ब्यूरोक्रेट का ये बिल आ गया है। तो ये इसी में उलझा के रख के ये अपना जो है मामला जो है वो सीधा कर रहे हैं। जब रीयूनियन हुई है, जब से एमक्यूएम ने बहुत कुछ किया, अभी स्कूल्स की बात हो रही है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड में बात कर रही हूँ कि स्कूल्स एडॉप्शन का आपका काम जारी है। बिल्कुल। एमक्यूएम की तरफ देखती तो है, सिंध के लोग देखते तो हैं, आप अपने यहाँ पार्टी को समझने के वापस आपने बड़े नौजवानों को रखा है, बड़े अच्छी चीजें चल रही है। ये कब तक आप ये कहते रहेंगे हम पावर में नहीं है, हम सिंध में कुछ नहीं कर सकते, हम अपोजिशन में? आपका क्या रोल है इन तमाम चीजों में? अब अभी आपने खुद फरमाया ना अपोजिशन में, तो हम अपोजिशन में निशानदही कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले जो है हमारी इनसे मुलाकात भी हुई है, जो मोहसिन साहब भी जो लाइन पे मौजूद है, हमारी टीचर सोसाइटी से इस हवाले से मुलाकात भी हुई है। तो इंशाल्लाह 1-2 रोज में हम इस पे असेंबली में जो है इस पे आवाज भी उठाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो बिल आया इस पे सबसे पहले मुखालफत एमक्यूएम ने ही की है। तो एमक्यूएम की मुखालफत के बाद ही ये बिल जो है फौरन जो है उस पे वो नहीं हुई और डिस्कशन में आया। तो इंशाल्लाह हम 1-2 रोज में इस पे मजीद जो है आपको प्रोग्रेस नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चूंकि ऑन कॉल है मोहसिन साहब, तो पहले इनसे एक सवाल कर लेते हैं। मोहसिन साहब, आगे क्या देख रहे हैं कि क्या होगा? आपका एहतजाज रंग लाएगा या आप समझते हैं कि आगे कोई जो फैसले हो चुके हैं उसी तरह से होंगे? अमूमन सिंध हुकूमत जो है वो एहतजाज पे कान धरती नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ जामिया कराची का मसला नहीं है, बल्कि सिंध की तकरीबन सारी जामियात का मसला है। इसीलिए सिंध की सारी जामियात जो है मिलकर ही फैसला करेगी कि इस एहतजाज के दायरे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कल इस हवाले से हमारी मीटिंग भी फकवासा सिंध चैप्टर की, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम इस एहतजाज को आगे बढ़ाएं। हमारा भी दिल नहीं चाहता कि हम क्लासेस का बाइकआउट करें और स्टूडेंट का नुकसान करें, लेकिन ये अनपॉपुलर स्टेप हमें उठाने पड़ रहे हैं इस गैर माकूल फैसलों की वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन अली साहब। आपकी तरफ आते हैं हसन नस्करी साहब, क्या समझते हैं कि क्या हमें अपने कानून में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या हमें इस तरह से जनाब, ये जिस तरह से बात हो रही थी कि मिनिस्ट्री सिर्फ इतनी महदूद होकर रह गई है, अब तो अगर मिनिस्ट्री इतनी है कि वो कॉलेजेस को देखती है, तो HSC ने तो रूल बना लिया है कि सेकेंड ईयर के बाद आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन स्टार्ट हो गई। क्या निज़ाम को मुकम्मल तौर पे चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। देखें, जब तक जामियात और बोर्ड्स आप देख लें, माजी का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब तक ये गवर्नर सिंध के पास थे, इशर तलिबात चला रहे थे, उन्हीं के दौर में आखिर जाते जाते एक बिल पास हुआ और बोर्ड्स का और जामियात का सारा इख्तियार जो है CM साहब को मुंतकिल हो गया। उसके पास से जाहिर है CM साहब की मसरूफियात भी ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल मामलात भी हैं उनके, तो जाहिर है मेरे ख्याल है वो जामियात को और बोर्ड्स को वो तवज्जो नहीं दी जा सकी। आप देख लें, बोर्ड्स का अंदरूनी सिंध से लेकर कराची तक जो हाल है आप देख रही हैं, नताई देख लें, NED के टेस्ट में देख लें, उन लोग किस तरह A1 ग्रेड ले आते हैं, जब वो NED के टेस्ट में बैठते हैं या MD के कैट में बैठते हैं तो पता चला वो टेस्ट ही पास नहीं कर पाते, कैसे नंबर A1 ग्रेड आ गए उनके, कैसे आ गए, ये सवालात हैं। फिर आप देखें 6-6 साल से बोर्ड्स में कंट्रोलर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, चेयरमैन नहीं है, पूरा बोर्ड एडहॉकिज्म का शिकार है, जामियात एडहॉकिज्म का शिकार है। जाहिर है इस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। अब ये समझ रहे थे कि शायद ब्यूरोक्रेट लाकर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो बात मोहसिन साहब भी कर चुके हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी से सूरत हाल इतनी बेहतर होती तो आज स्कूल और कॉलेजेस सरकारी इतने बेहतर होते कि प्राइवेट स्कूल सारे सिंध में बंद हो चुके होते और लोग अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ब्यूरोक्रेसी का काम चीज़ें चलाना होती हैं, लेकिन वो वाइस चांसलर नहीं बन सकते, वो PhD नहीं करा सकते। आप मुझे बताएं कैसा लगेगा एक ग्रेजुएट पास वाइस चांसलर बन गया और वो BSR में PhD की मंजूरी दे। डिग्री होती है जाली हो या असली हो, फिर ये वाला देखिए ना कितने अफसोस की बात है। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में ये काम यूरोप, अमेरिका और रूस में हो चुका होता, वहां ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर होता, ऐसा नहीं है। और
फिर भी आप ये देखें, अगर ब्यूरोक्रेट को लगाना होता तो ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल हुकूमत भी कर चुकी होती। मुझे समझ में नहीं आया सिंध में इसकी क्या जरूरत पेश आई कि ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर बनाए। आप देखिए कितनी मुखालफत शुरू हो गई, सब असातिज़ा पीछे पड़ गए। अब 5-6 दिन से तदरीसी अमल मुअत्तल है, इम्तहानात मुलतवी हो रहे हैं, क्लासें नहीं हो रही हैं। अब देखें ना, बिला वजह एक इशू बन गया। आपकी तरफ आते हैं शहरियार साहब। अभी जो स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का मामला था, उसमें एक मामला मेरे सामने आया कि स्कूल इंतजामिया की तरफ जब विजिट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि यहाँ पे जो सिंधी बाय बर्थ टीचर होगा वही कराची में आप तैनात होगा, वरना आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। और हुई भी बहुत सारे स्कूल्स की। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। क्या यही मसाइल हैं जो तैनाती की हम बात कर रहे हैं कि जनाब आपकी बिटवीन द लाइन जो आपने बात की वो मेरे जहन में थी, आप भी यही कहना चाह रहे थे तैनाती का मसला है। और एक और पॉइंट मोहसिन साहब ने, अस्करी साहब ने उठाया है कि मुराद अली शाह मसरूफ हैं, और जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब हमने 26वीं तरमीम देखा कि बहुत मसरूफ थे। तो क्या एक्ट में तरमीम करनी चाहिए? अब वक्त आ गया और ये काम आप ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अस्करी भाई जो है थोड़ा हल्का हाथ रख के बोल गए। हाँ, वजीर आला साहब के लिए बोल नहीं पा रहे हैं वो। मसरूफ तो हैं तो उनको मिनिस्ट्री अपने हाथ में लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज अलग की हुई हैं। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट अभी मिनिस्ट्रियां कम कर रही है कि हमारे मुल्क की हालात जो हैं उसकी वजह से। तो हमें सूबा सिंध में भी अमल करना चाहिए। बहरहाल आपका सवाल कि हमें इस मसले पर, हमने इसको टेकअप किया है और हम तो चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम जो अस्करी भाई बता रहे थे, इशरतुल इबाद भाई के दौर में जाते हुए ये हुई थी 18वीं तरमीम, तो वो थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो कि ना हो सकी। तो अब हम ये समझते हैं कि इसमें भी कोई चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि किसी एक इकाई को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जो हमें नजर आ रहा है। सर और आप खुल के बोलते हैं कौन सी इकाई है, क्योंकि देखिए मेट्रो टेलीविजन है और कराची वाले सुनना चाहते हैं खासतौर पर स्टेक होल्डर्स के हवाले से। सर कौन सी इकाई है? देखें, इकाई तो कराची में उससे कोई इनकार करे ना करे, महाजिर आबादी, सबसे बड़ी आबादी महाजिर आबादी है इस शहर की, और इस शहर में सबसे ज्यादा जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो महाजिरों का ही बच्चा पढ़ रहा है। तो इधर इंटर बोर्ड में भी जो मसाइल हैं। सर आपको लगता है ये जो उर्दू स्पीकिंग बच्चा है, मैं फिर एक बात कर दूं, हम भी कराची में रहते हैं, हम अपने आप को सिंधी ही कहेंगे, हम अलग नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसाइल तो हैं। नहीं, क्या मसाइल है? मैं समझा नहीं आपकी बात। मसाइल यानी कि ये आप कह रहे हैं ना कि एजुकेशन के मसाइल है। आज आपका बच्चा जो है आज सड़कों पे फूड डिलीवरी करने पे मजबूर है, आज ऑनलाइन काम कर रहा है और इतना काम कर रहा है, सॉरी कि बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहा है। कराची का बच्चा उसमें ज्यादा है। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा, तो किसी आपको गवर्नमेंट नौकरी पे नहीं मिलता, कहीं वो आगे जाता है, कहीं उसके बाद डिग्री नहीं है। अभी अस्करी भाई खुद बता रहे थे ना, NAD का दाखिला टेस्ट हुआ है, तो उसमें जो लाड़काना बोर्ड का बच्चा उसका कितना फीसद हुआ है, उसका मीरपुर खास बोर्ड वाले का कितना हुआ है, सखर बोर्ड का कितना % हुआ है, हैदराबाद बोर्ड का कितना हुआ है। तो ये ज्यादती तो नजर आ रही है ना, ठीक है। और अब हमारे इंटर बोर्ड में कराची इंटर बोर्ड है, कराची मैट्रिक बोर्ड है, तो कराची में क्या असातिज़ा खत्म हो गए हैं या कराची के अफसरान खत्म हो गए कि आपको किसी दूसरे शहर से लाना पड़ रहा है? ऐसा कभी माजी में हुआ है कि कराची का कोई ऑफिसर या कराची का कोई प्रोफेसर जो है वो वहां जाके अभी लगा दिया इन 15-16 सालों में किसी और शहर में? ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये सिर्फ इधर ही क्यों हो रहा है? तो ये हम ये समझते हैं कि ये एक साजिश है, जो पीपल्स पार्टी जो है वो इस शहर को कैप्चर करने के लिए साजिश रचा रही है। चलिए जनाब, मेरे साथ अगर कोई पीपल्स पार्टी के होते या हम इंशाल्लाह बात जरूर करेंगे। एक चीज जो है जरूरी होती है कि दोनों तरफ का मौकफ लिया जाए और बात की जाए। किसी की दिल आजारी मकसद नहीं होता, लेकिन बात फकत इतनी है कि बच्चा सोचता है, मुस्तकबिल सोच रहा है आपका, मेरी औलादें जो हैं वो सोचेंगी, बात करेंगी कि क्यों है। मजीद भी बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और आपकी तरफ आते हैं। सर नस्करी साहब, क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम सूबों की खुद मुख्तियारी क्या मजीद मसाइल पैदा कर रही है, या ये जो एजुकेशन वाले मसले पे खासतौर पे इस तनाजुर में किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखें, जो 18वीं तरमीम का जो असल मकसद था
वो मकसद तो हासिल नहीं हुआ। एक मकसद ज़रूर हासिल हुआ कि वफाक से जो इख्तियारात थे सूबों को मुंतकिल हो गए। अब आप देख लें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन यानी बल्दियात के इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट में जब लोग जाते हैं तब होते हैं। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं होती, सूबाई हुकूमतें इख्तियारात देने पर तैयार नहीं होती। मेरा ख्याल है अगर ये स्कूल ज़्यादा बेहतर होता, कॉलेजेस काउंसलर्स के हवाले कर दिए जाते, काउंसलर्स ज़्यादा बेहतर देखते, जैसा कि पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ईडीयू सिस्टम आया था तो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बेहतर होना शुरू हो गए थे। और मुझे अच्छी तरह याद है खुद जबकि नियामतुल्लाह साहब मेयर थे उस दौर में और बाद में फिर के जो मेयर बने उस दौर में कुछ 30 नए कॉलेजेस खुले। तो अब आप देखिए वो रफ्तार, वो प्लॉटिंग, वो सब खत्म हो गई। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। तो जो इख्तियार मुंतकिल होने चाहिए थे वो मरकूज हो गए सूबाई हुकूमत। अच्छा साहब, इसमें मुझे खुल के बात बताइए, आप स्कूल कॉलेज का विजिट कभी होता होगा, आपने देखी है खाली कमरे, टूटी हुई मेजें, वहाँ पे स्टूडेंट्स ना थे। खास तौर पे बॉयज कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो वो बॉयज कॉलेज का कयाम क्यों एक बोझ बना हुआ है, क्यों हम बजट इतना दे रहे हैं, हॉस्टल्स तक हमने बनाए हुए, तालीम दूर दूर तक नहीं है, कोचिंग आबाद हो रहे हैं, क्या इस पे कोई आपका दिल नहीं दुखता? आप सोचते नहीं क्या क्या निज़ाम होता जा रहा है? हम खुद जब बाहर का दौरा करते हैं, वहाँ का स्कूल का निज़ाम देखते हैं, वहाँ की हाजिरी देखते हैं, हमें खुद इस बात पर दुख होता है कि हमारे इतनी शानदार बिल्डिंगें, इमारतें स्कूलों की और वहाँ बच्चे कम, इनरोलमेंट कम। आप इससे अंदाज़ा लगा लें मैट्रिक बोर्ड कराची में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे इम्तहान देते हैं, उनमें 70% बच्चों की तादाद प्राइवेट स्कूल से, यानी सिर्फ गवर्नमेंट का हिस्सा 30% रह गया है और वो हर साल बतदरीज कम होता जा रहा है क्योंकि आपका सरकारी तालीम का मेयार गिरता जा रहा है, आपकी किताबें वक्त पे नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है कि आपने तालीमी साल अप्रैल से उठाकर अगस्त में कर दिया और फिर भी किताबें नहीं आई हैं। अभी आपने फिर तालीमी साल आपने वापस अप्रैल में किया है, लेकिन किताबें मेरा ख्याल है अप्रैल तक नहीं पहुंच पाएंगी और फिर बेचारे बच्चे 1.5-2 महीने किताबों के बगैर पढ़ेंगे। ये सारा सिस्टम ही बेकार हो गया है। आपको सिस्टम पूरा अपडेट करना पड़ेगा, इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी, शफाफियत लानी पड़ेगी। जब तक आप शफाफियत नहीं लाएंगे, मेरिट पे चीज़ें नहीं करेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, आपके इल्म में कितने ऐसे बच्चे हैं? मेरे इल्म में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नफ्सियाती अवारिस का शिकार हो गए जब से उनके एमडी कैट और ये मामला जब से कोविड आया। कोविड से मेरे ख्याल है उस वक्त से एक कत्लेआम होना शुरू हुआ तालीम का, खासतौर पे कराची में। आपके खुद आपने देखा है कि बच्चे परेशान है इस वक्त, पेरेंट्स परेशान है, करियर नज़र नहीं आ रहा उनको। बिल्कुल, आप ये मैं आपके बात बिल्कुल बजा है। यकीन कोविड के 2 साल 3 साल ऐसे गुजरे, फिर उसके बाद जो ये नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और फिर एडाकिज़म की वजह से तालीम तो तबाह हुई। अब यही वजह है तेज़ी से नौजवान बाहर भागने की कोशिश में लगे हैं। आप ये देखें कि पहली टॉप की क्रीम तो पहली पाकिस्तान नहीं टिकती, फिर ये अब जो औसत दर्जे की है जो क्रीम बीच में बच जाती है वो भी बाहर भाग रही है। अब वो जो बेचारे निचले सतह के लोग रह गए वही पाकिस्तान में रह पाते हैं, वही पाकिस्तान चला पाएंगे। फिर देखें क्या हालत हो पाती है। आपको सूरत हाल बेहतर करनी होगी, इंटेंसिव देने होंगे, नौजवानों को मौके फराहम करने होंगे, तालीम को बेहतर करना होगा, नौकरियां मेरिट पे देनी होंगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई सिंध का मुस्तकबिल अच्छा हो। आपकी तरफ आते हैं शहरियार साहब, एक बात की इन्होंने हसन अस्करी साहब ने बल्दियात के जो है वो अंडर कर दिया जाए, किस हद तक इसको आप सेकंड करेंगे? ये अच्छा इनका सजेशन है और हम इसकी अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो हो कम से कम। आपने तो बल्दियात की तैयारी शुरू कर दी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो है वो इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो गए? वो हो गए, कंप्लीट हो गए हमारे इंटरव्यूज। तो सर मुझे ये बताइएगा कि खासतौर पर एमक्यूएम को कहा जाता है पढ़े लिखों की जमात है, और मैं फिर कहूँगी रीयूनियन होने के बाद पीछे की बातों को भूल के आगे की तरफ हम देख रहे हैं। किस हद तक आप समझते हैं कि ये मसला इतना सीरियस है कि सबसे पहले इसको एड्रेस करने की जरूरत है? जी हम इसको कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप जो है वज़ीर आला से भी इस सिलसिले में बात करेगी इंशाल्लाह, और दीगर जो हमारे इनसे अपोजिशन लीडर हैं हमारे, उन्होंने भी इनसे रब्ता किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। इस हवाले से हम इंशाल्लाह इस पे सुरखरू होंगे अल्लाह ने चाहा। अच्छा, ये किस हद तक मुमकिन है कि आप फेडरल में हैं, कराची का वो आपको सिंध वोट तो आपको सिंध से मिला है, लेकिन फेडरल में आप लोग बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्रीज आपके पास है, फेडरल में अगर आप इस मसले को उठाते हैं तो किस हद तक ये मसला आगे
आगे जा सकता है? आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? क्या आपने कैसे प्लानिंग की हुई है कि हम फेडरल में ये बात को उठाएंगे, जनाब सिंध में ये सब कुछ हो रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए? ये हमारी लीडरशिप जो है फेडरल में, इनसे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, तो उनके पास भी ये अपनी तजावीज़ लेकर जाएंगे कि ये मसाइल हैं सिंध में और बिलखुसूस कराची में, तो इन मसाइल को जो है फिलफौर जो है कुछ इस पे शहर साहब ने 3-4 पॉइंट्स पे हमने बात की। हमने कहा कि निज़ाम पूरा बदलना चाहिए, एक्ट में तब्दीली आनी चाहिए, तालीम की अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, जो एजुकेशन पे लोग लगे हुए, एड हॉकिज्म ख़त्म होना चाहिए। कोई एक बात जो आप समझते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये मसला रिजॉल्व हो सकता है? हम ये समझते हैं कि मैट्रिक बोर्ड से सिलसिला शुरू हो, कि मैट्रिक बोर्ड में जो एड हॉकिज्म है वो, मतलब मैट्रिक बोर्ड से सिलसिला शुरू हो, फिर इंटर बोर्ड, फिर जामियात में जो है प्रोफेसर्स की जो पहले सर्च कमेटी होती थी, जो शायद अभी भी मौजूद है, तो वो सर्च कमेटी जो है वो उसका डिसीजन ले, वो उसके इंटरव्यूज कंडक्ट करे और उन्हीं प्रोफेसर्स में से, क्योंकि ये हमारे असातिज़ा जो है ये पीएचडी स्कॉलर्स, खाली पीएचडी कोई शर्त नहीं है, एक उस्ताद का एक रुतबा और एहतराम भी है जो स्टूडेंट्स करता है, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म वो अपनी जगह है, मगर एक एहतराम का रिश्ता और उसका एहतराम करना, ये बड़ा स्टूडेंट्स जो है बड़ा ख्याल करता है कि उस्ताद जो है वो वाइस चांसलर और हमारा उस्ताद। अब ये अगर ब्यूरोक्रेट कोई उठ के आएगा ना, टीचर्स का उसका स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, इतना इंटरेक्शन नहीं, पहले 0/0 होगा ब्यूरोक्रेट से, मगर हमारा जो वाइस चांसलर होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है, वो खुद क्लासेस लिए हुए होते हैं माजी में, अपनी रिटायरमेंट के बाद कोई प्रोफेसर जो है वो वाइस चांसलर लगे, तो मगर वो क्लासेस और अपने स्टूडेंट्स को किसी मकाम पे पहुंचाने में उनका बड़ा किरदार होता है। तो ये हम ये चाहेंगे कि ये सर्च कमेटी जो है यही इसको फॉलो अप ले, और ये जो वजीर आला के पास 3 नाम जाते हैं उनमें से जो ये भी लगाए हुए तो वजीर आला के ही है ना, ये जो वाइस चांसलर जहां भी हैं, जितनी भी जामियात में पूरे सिंध में, तो वजीर आला के लगाए हुए लोग हैं। और सबसे ज्यादा जो इस तरह से तैनाती हुई थी वो जब आपकी पीडीएम की पहली गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त यही काम हुआ है तैनातियों का, और खासतौर पर वाइस चांसलर की तैनातियों का काम जो है सबसे ज्यादा किया गया है कि उनको पता था कि हुकूमत से जाना है तो पहले ही तमाम काम खत्म कर लो। असल में मैं आपको बताऊं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स की जो तैनाती का जिक्र कहाँ से शुरू हुआ, ये इस तरह हुआ कि ये सर्च कमेटी में ये देख रहे थे, जो वज़ीर आला के पास नाम जाते थे, ये 15-20 कैंडिडेट थे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ये घुमा फिरा के कोई 1 नंबर पे, कोई 2 नंबर पे, कोई 3 नंबर पे यही आ रहे थे। तो उन्होंने कहा यही उम्मीदवार आ रहे हैं, क्यों ना अब इसमें ब्यूरोक्रेसी को शामिल कर लिया जाए। और इन्होंने, मेरे ज़राए बताते हैं कि यानी ये मिसाल भी दी कि वो जनाब वो निसार सिद्दीकी IBA सक्खर उन्होंने चलाया, डॉक्टर इशरत हुसैन IBA में रहे और वो भी ब्यूरोक्रेट थे। इसी तरह मजहर सिद्दीकी साहब जो सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वो भी ब्यूरोक्रेट थे। ये 3 वाइस चांसलर रहे ब्यूरोक्रेट, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई डॉक्टर अब्दुल वहाब भी थे, IB में उन्होंने बनाया, AB हलीम भी थे जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, फिर बाद में सिंध यूनिवर्सिटी गए, बाद में ऐसे बड़े बड़े लोग थे। ये उनकी मिसालें देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, सदर जरदारी साहब ने एक अभी हाल ही में एक ख़त भी लिखा है वज़ीर आला सिंध को, उसमें ये लिखा है कि ये वाइस चांसलर के मामले में ये जो डोमिसाइल की शर्त है ये ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि इनके पास जो भी वाइस चांसलर के लिए कैंडिडेट्स आते थे उसके लिए सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी होता था। अब आप ये देख लें कि ये बाहर के जो यूरोप से अप्लाई करते थे, जो पंजाब से अप्लाई करते थे, बलूचिस्तान से अप्लाई करते थे, या खैबर पख्तूनख्वा से या गिलगित बल्तिस्तान से अच्छे कैंडिडेट होते थे, पढ़े लिख के, बाहर से पोस्ट डॉक किए हुए, PhD किए हुए, वो इसको इस बात पे रिजेक्ट कर देते थे कि इनका डोमिसाइल सिंध का नहीं है। तो ये सदर जरदारी साहब ने खुद खत लिखा कि भाई इसको ओपन करो ताकि अच्छे लोग ज़्यादा शामिल हो सके। आप खुद देखें, सिंध यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इस वक्त बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लगे हुए हैं, और सिंध के कई लोग जो हैं वो पंजाब की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगे हैं। खुद जो है पंजाब HEC के जो पहले चेयरमैन थे, वो उनका खुद ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से था, उन्होंने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर्स किया हुआ था। तो जब तक आप ये तंग नजरी ख़त्म नहीं करेंगे, ओपन स्पेस नहीं करेंगे ताकि अच्छे उम्मीदवार आए, तो मेरा ख्याल है फिर ये जो आपको ब्यूरोक्रेट की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिस तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान की कोई एजुकेशन मानी जाए या ना मानी जाए,
पाकिस्तान में जो आपका पीएचडी है वो आप दुनिया में जो है आप उसको मनवा सकते हैं, वरना मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी जमात का तालिब इल्म बाहर जाए तो उसकी एजुकेशन को नहीं माना जाए। तो जब ये पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीएचडी को मान रही है तो हमें भी इस सिलसिले में आगे चलना चाहिए। खासतौर पर हसन नसरी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, मास कम्युनिकेशन हम फैलावा देखते हैं सब्जेक्ट को, एक बहुत मुख्तलिफ से एक बात आपसे करूँगी कि जहाँ बात की कि असतज़ा का ताल्लुक, आपको नहीं लगता कि अगर किसी के पास ओहदा आ जाता है तो वो अपने जूम में इतना आ जाता है कि वो तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं देता और वो फिर वो तमाम असूल बालाए ताख रख देता है जो वाकई उसकी सीट पे रहते हुए उसको करने चाहिए? हम इस चीज़ का भी तो बहुत फुकदान है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स भाग रहे हैं अपनी सीटों से। देखिए, मसला ये है कि ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा आता है। जब पाकिस्तानियों को ओहदा मिलता है तो उनकी नजरें जो है ना, बेशतर लोगों की नजरें बदल देती हैं, बेशतर लोगों की नजरें बदल जाती हैं। तो फिर वो अपने जूनियर्स का या अपने से लोग जो पढ़े हुए या ओहदे पे चले जाते हैं, ख्याल नहीं लगते और वो बिल्कुल उनके मतलब कॉलर में या गर्दन में सरिया आ जाता है। तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। आपके सहाफती करियर में कितनी दफा आपने देखा कि किसी न किसी का हक मारा हो, खासतौर पे बड़े ओहदों पे? हम तो देखते ही आ रहे हैं, ये तो इतना आम है। सर, बिटवीन द लाइन कुछ बता सकते हैं तो आप बताइए। नहीं, अच्छा रहते लोग, हर्ट होंगे, पर्दा रहने दें। हाँ, पर्दा रहने दें, अच्छा होगा, हर्ट होगा, बहुत तजर्बात है। ऑफ द रिकॉर्ड तो जिक्र कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगेगा किसी की बात खोलना बड़ा मुनासिब। लेकिन सर, आप यही समझते हैं कि जवाल की ये भी वजूहात हैं जो कि होता आ रहा है? ये असल में तरबियत का फकदान है। हमारी तरबियत ठीक नहीं है। जाहिर है जब तदरीस ठीक नहीं है तो जाहिर है उसका असर तरबियत पे पड़ता है। फिर मुझे वो कॉल बहुत पसंद है, मैं फिर उसको रिपीट करूंगी। हकीम मोहम्मद सईद साहब पहले तरबियत कहते थे, फिर तालीम कहते थे। आपको बहुत ज़रूरी है पहले तरबियत की तरफ तवज्जो देना, फिर आप तालीम की तरफ आएँ तो ओवरऑल चीज़ें कर सकते हैं। प्रोग्राम आखिरी लम्हात में है। शहरियार साहब आपकी तरफ आऊँगी। कराची का बच्चा खास तौर पर, मैं पूरे सिंध के बच्चे हमारे बच्चे हैं, लेकिन जब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं और कराची की बात करते हैं तो कराची का बच्चा यहाँ के स्टेक होल्डर्स की तरफ देखता है। खासतौर पर लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एमक्यूएम अपनी जगह एक हैसियत रखती है। सर, क्या आप समझते हैं कि इस मामले में आप तरबियत के हवाले से बच्चों के अलग से क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं, या अपने तौर से आपने जिस तरह से अभी कुछ स्कूल्स के एडॉप्शन का काम किया है, क्या आप सेकेंड ईयर में जो कुछ हो रहा है, मतलब इंटर की सतह पे जो कुछ हो रहा है उसको एड्रेस करेंगे, वहाँ पे भी कुछ एडॉप्शन का अमल जारी करेंगे? जी बिल्कुल। इस हवाले से हमारे वफाकी वजीर तालीम जो हैं खालिद मकबूल भाई, हमारे सरबरा भी एमक्यूएम के, तो हम इस पे करियर काउंसलिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। उसके हवाले से करियर काउंसलिंग के सेशन कर रहे हैं, फिर दीगर कोर्सेज हैं। तो ये हमने इंस्टीट्यूट में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में करवा रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने भी इनिशिएट लिया था, काफ़ी प्रोग्राम्स किए और कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस हवाले से हम कराची के नौजवानों के लिए बिला तफरीक रंग व नस्ल जो है ना, हम इस पर काम कर रहे हैं और आइंदा दिनों में आपको नजर भी आ गया। हसन नसरी साहब, कितना आप ये समझते हैं कि हम हुकूमती सतह पे समझते हैं कि फैसले उस तरह से नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ तरबियत की तालीम की बात आती है तो हाफिज नईम साहब की पार्टी भी खुदी हुई है और वो जो है जनाब एमक्यूएम वाले भी सबकत ले जाने की कोशिश करें, जना हम भी कोर्सेज लेके आए, लेकिन वो डिग्रियाँ तो नहीं हैं। हमारे पास डिग्री का पेपर होना ज़रूरी है, या फिर और इदारे ऐसे हैं जो तालीम के मैयार में मैदान में खर्च कर रहे हैं। कराची वाले तो बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं हर चीज़ में। ये कब तक चलता रहेगा? क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही काम करेंगी या सियासी जमातें अपना अपना काम दिखाने के लिए आगे बढ़ती रहेंगी? बात यह है कि देखें, गवर्नमेंट, मैंने फिर कहा कि गवर्नमेंट की जो अपनी जिम्मेदारी है तालीम और सेहत की, वो पूरी नहीं कर रही है। अगर वो पूरी कर ले तो फिर किसी ना जमात इस्लामी की ज़रूरत होगी, ना एमक्यूएम को, ना किसी गवर्नर को ज़रूरत होगी। ये अगर हुकूमत ईमानदारी से काम कर ले। बदकिस्मती से मैंने पहले कहा कि ये तरजीहात में तालीम और सेहत तरजीहात में शामिल नहीं है। आप जाके देख लें, अस्पतालों का विजिट कर लें, कैमरामैन को देख लें, सरकारी स्कूलों की हालत देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्या तरजीहात है हुकूमत की। तरजीहात हमारी शायद सिर्फ तेरे और मेरे दरमियान होकर रह गए कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, चाहे छोटे से लेके बड़े तक। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मसलों का जिक्र तो करती हैं, हल कहाँ से है? तो हल वहीं से है जहां तरबियत का अमल शुरू होगा। शायद तरबियत का अमल अभी से भी शुरू हो तो ऊपर आते आते, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो असतज़ा हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। हमने भी क्लासेस ली हैं, लेकिन यही हाल था कि जब तरबियत की बात होती है तो हम एक पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ चीजें करते थे, चाहे हम उस्ताद रहे, चाहे हम शागिर्द रहे। लेकिन शायद वो वक्त खत्म होता जा रहा है, इसलिए कि जो उस्ताद है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, और जो इंतजामिया है उसमें अकाउंटेबिलिटी का अमल नहीं है, तभी करप्शन है। करप्शन के साथ तालीम नहीं चल सकती। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।